So good morning my dear student. Once again we are going to start one new topic of the 11th chapter plane. 3D में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, स्ट्रेट लाइन वगैरह, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन तो वेक्टर फॉर्म में और उसका कार्टेशियन फॉर्म। अब प्लेन की बारी है। देखिए प्लेन में हम लोग सबसे पहले तो इक्वेशन निकालना सीखेंगे। प्लेन की हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो उसमें देखिए 3 कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन में अगर हम चलें तो नॉर्मल दिया जाएगा, नॉर्मल मालूम होगा और डिस्टेंस मालूम होगी कहाँ से, प्लेन की ओरिजिन से। ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस मालूम होगी और ओरिजिन से उसमें ड्रा किया गया नॉर्मल मालूम होगा, नंबर 1। सेकंड कंडीशन में एक इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, नॉट नेसेसरी फ्रॉम ओरिजिन, कोई भी वेक्टर प्लेन पे ड्रा किया जाएगा तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मालूम होगा और प्लेन हमारा किसी एक पॉइंट से पास होगा, यानी कि एक पॉइंट मालूम होगा और परपेंडिकुलर मालूम होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन आपको दी जाएगी। नंबर 3, ऐसे 3 पॉइंट जो नॉन कोलिनियर हो गए वहां से प्लेन अगर पास हो रहा है तो हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो ये मेन जो 3 थे आपके फर्स्ट 3, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन। 3 कंडीशन है, मैं एक बार दोहराता हूं। नंबर 1, जब ओरिजिन से आपको डिस्टेंस मालूम हो और नॉर्मल मालूम हो। नंबर 2, आपको कोई भी एक परपेंडिकुलर प्लेन पर ड्रा किया जाए और एक पॉइंट आपको मालूम हो। और नंबर 3, आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए जाएं तो आपसे पूछेगा प्लेन की इक्वेशन क्या है। अब बात करते हैं 4th नंबर की। तो इंटरसेप्ट फॉर्म मुझे निकालना होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। नंबर 2, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 गिवन प्लेन। अगर 2 प्लेन कोई दिए गए वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां से एक तीसरा जो प्लेन निकलेगा उसकी इक्वेशन आप कैसे निकालोगे। फिर है एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेन के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। फिर आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और वहां से उस प्लेन की डिस्टेंस पता करना, क्लियर। एंड लास्ट है कि एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है। बात आई समझ में। तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये देखो ये सारे पॉइंट एक समरी के फॉर्म में, आप लेसन स्टार्ट करने के पहले अगर इस तरह समरी लिख लेते हो तो एक चीज और क्लियर हो जाती है कि हमें कैसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से, ये एक वीडियो हमारा केवल प्लेन को इंट्रोडक्शन करने का है, इसमें हम 1-2 एग्जाम्पल भी सीखेंगे और जितने हमारे पॉइंट है इनका डेरिवेशन करना सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो कम टू फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट अपना है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म एंड डिस्टेंस गिवन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना देते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई प्लेन है, दिस इज 1 प्लेन और सपोज देन दिस इज 1 ओरिजिन। और यहाँ से इस प्लेन पर, ओरिजिन से प्लेन पर एक नॉर्मल ड्रा किया गया, कौन सा, ON। ON इज ए नॉर्मल एंड एनी पॉइंट ऑन द प्लेन इज ए, कोई भी आपका पॉइंट है P। और अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो ये है आपका x, y, z। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम बोलें तो अपना जो इसका पोजीशन वेक्टर ये जो बनेगा इसको हम लोग दिखाएंगे R वेक्टर से, क्लियर। चलिए तो लेट कर लेते हैं। लेट एनी पॉइंट P on a plane whose position vector is R and n cap, ध्यान रखना n cap इट मीन्स नॉर्मली, कैसा में लेना है, यूनिट नॉर्मल लेना है। लेट n cap is a unit vector along with ON, ठीक। अब देखिए along with ON, और इसमें अब क्या क्या मुझे गिवन है, देखिए डिस्टेंस गिवन है, दैट इज ए D। O से N के बीच की डिस्टेंस, ये नॉर्मल है इसलिए क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है। सो देयरफॉर ON इज गिवन D
और ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है किसके लॉन्ग, ओ एन के। सो देयरफॉर ओ एन वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ एन वेक्टर इक्वल टू डी एन कैप। याद आ गया समझ में, ठीक। अब देखिए ये ट्रायंगल लॉ यहां अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो ये डायरेक्शन इसका इस साइड है, ये इसे जा रहा है। इट मीन्स ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ एन वेक्टर प्लस एनपी वेक्टर। बात आ रही समझ में, ध्यान से समझ। देखो डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओपी वेक्टर हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर क्या लेट किया आर, ओ एन वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया क्या डी एन कैप, और प्लस एनपी वेक्टर हम लोगों को नहीं मालूम, ये वेक्टर हम लोगों को नहीं पता, हम लोग निकालना है। तो देखिए एनपी वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप। यहां तक आया समझ में, ठीक। अब यहां पर भी एक चीज और मुझे मालूम है क्या, कि ओ एन और एनपी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। देखो इमेजिनेशन है, ये है 3D है, आप इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा कि कोई भी प्लेन है ना, और कोई भी वो प्लेन, जैसे अपन अगर इसमें चले, इस कंडीशन में चले तो इस तरह से कोई प्लेन है आपका ये, और ये आपका ओरिजिन है, यहाँ ये परपेंडिकुलर इस तरह से जा रहा है ये, तो ये और कोई पॉइंट हमने यहाँ पर कोई पी पॉइंट ले लिया तो इस पोजीशन में है ये, आप ऐसे समझो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ओ है, ये आपकी क्या होती है एक्स है, ये वाई है, और ये आपका जेड है, और ये जो पॉइंट है ना वो एक्स वाई जेड हो गया, ऐसे समझ में आ जाएगा। और ये आपकी डी डिस्टेंस है, ये इस फॉर्मेट में। तो यहाँ एनपी वेक्टर हमारा निकल आया आर वेक्टर माइनस डी एन कैप। अब देखिए एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर दैट इज ए जीरो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए एनपी वेक्टर तो मुझे मालूम था आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, और ओ एन वेक्टर क्या है, अगर हम ओ एन वेक्टर की बात करें तो वो क्या है एन कैप है। ध्यान रखना ओ एन वेक्टर क्या है एन कैप है, और ओ एन अब यहाँ ओ एन वेक्टर सॉरी ओ एन वेक्टर आपने निकाला हुआ है क्या, डी निकाला, सॉरी डी एन कैप। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आर वेक्टर जो डी खत्म हो जाएगा, इधर जीरो है, आर वेक्टर डॉट एन कैप, और यहाँ जाएगा माइनस डी एन वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्योंकि दो बार आएगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये बनेगा आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है क्या, ये एन कैप है। एन कैप क्या होता है कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर। अब यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन को लेके चलता है, ठीक है। अब अगर मैंने इसका कार्टेशियन फॉर्म में ले चले तो देखो क्या बनेगा, आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और जेड के कैप। यहां तक आ रहा समझ में, ठीक। और देखो एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका जो वेक्टर आएगा वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर हम लोग लिखेंगे तो एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्या बन गया एक्स एल, या इसे आप लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। एक चीज क्लियर हुई। अच्छा देखिए कहीं कहीं इस तरीके से आप क्या देखो, यहां पर आप देख लेंगे ये हमारा क्या नॉर्मल है, क्या है कैसा नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, और डी क्या है डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस तभी होगी, ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस तभी होगी ओरिजिन से जब ये क्या होगा एन कैप होगा। एन कैप अगर नहीं है तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लें कि दूसरा फॉर्म लें, अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो डी क्या है यहाँ पर, डी लाइक वन ओनली कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट है डी। यहाँ पर ये आप नहीं कह सकते कि डी क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, नहीं नहीं, पहले मुझे इसे इस फॉर्मेट में लेना होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करना होगा बोथ साइड। बात आ रही समझ में। अब ये जो बनेगा, अब ये बन गया एन कैप इक्वल टू डी। तो ये जो डी है अब ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने लगे, ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो डी। तो हमको ये ध्यान रखना होगा
कि ये दो आपको फॉर्मेट मिलने वाले हैं, दो फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कंफ्यूजन सबसे अधिक स्टूडेंट के साथ होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये इस फॉर्मेट में लिखा है, डी लिखा है, तो तुरंत बोलेगा डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ मुझे सावधान रखना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना। तो उस एग्जाम्पल में क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन, देखो 18 यूनिट, लेकिन कहाँ से गिवन है, ओरिजिन से गिवन है, ठीक। और ये मुझे चाहिए, इसका मतलब है मुझे डी ऑलरेडी गिवन है, ध्यान रखना है। और दूसरा मुझे नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ नॉर्मल केवल लिखा है, नॉर्मल टू द वेक्टर। यहाँ अगर यूनिट लिखा होता है, यूनिट नॉर्मल, तो अपना एन कैप होता, लेकिन यहाँ क्या है, एन वेक्टर गिवन है। एन वेक्टर क्या है आपका, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बात आ रही समझ में। देखिए एन वेक्टर जो होता है, मैं एक चीज और क्लियर करूं, जैसे एन वेक्टर लिखा तो 2, 3, 6 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। और जहां एन कैप आ जाता है, एन कैप, तो जो एन कैप होता है ना, वो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन कोसाइन को आपको निकालना आता है, क्या होता है, a/√a² b² c² ऐसे निकालते हैं ना। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा, एन कैप। तो एन वेक्टर अपॉन एन कैप के लिए इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो एन कैप इक्वल टू 2i कैप 3j कैप एंड 6k कैप होल अपॉन √ क्या आएगा ये 4, 9 प्लस 36। तो ये कितना आ गया, 2i कैप 3j कैप और प्लस 6k कैप अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 यानी √49 आएगा, और ये 7 आ गया। तो ऐसे हम लोगों को मालूम हो गया n कैप। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन नहीं पूछा गया, वेक्टर इक्वेशन पूछा गया। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या आएगा, r वेक्टर डॉट n कैप। n कैप कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और होल अपॉन 7 इक्वल टू, और ये इतनी डी कितना 18। तो ये आपका हो गया क्या, वेक्टर इक्वेशन। बात आ रही समझ में, क्लियर, एनी डाउट, नो, ओके, थैंक यू। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड पॉइंट की। जब आपको एक परपेंडिकुलर गिवन है, कहाँ पे, प्लेन पर, जैसे ये प्लेन है ना, इस पर एक ये कोई परपेंडिकुलर गिवन है, बात आ रही समझ में, और एक कोई पॉइंट दिया गया जहां से ये प्लेन पास हो रहा है, तो हम लोग कैसे इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक प्लेन बनाना है ना, एक प्लेन आप ड्रा कर लीजिए, ध्यान से देखना है, और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा है जिसको हमने बोल दिया एन कैप। देखिए यहाँ पूरा दिया गया परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आपको A मालूम है जहां से प्लेन पास हो रहा है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x1, y1 एंड z1, बात समझना। और कोई पॉइंट यहाँ पर एक कोई दूसरा पॉइंट है R या P, आप ले लीजिए P, और जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, और यहां से कोई भी इसके पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए कोई पॉइंट O लेंगे आप, और ये इस तरीके से आपका बन के तैयार हुआ है ट्रायंगल। बात आ रही समझ में। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। क्लियर, सारी चीजें आपको समझ में आ रही, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो एक चीज तो समझ में आ रही कि देखो एपी जो वेक्टर बनना है हमारा, वो इस एन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर। कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें इनफाइनाइट लाइन है प्लेन में, और मैंने ये रखा, तो ये जो प्लेन, ये परपेंडिकुलर है, ये चाहे किसी भी लाइन पे, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ, कहीं भी आप प्लेन पे रखो, हर जगह क्या रहेगा, परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाएगा। तो ये ऐसे ही है। तो आप देखो गिवन क्या क्या है, ये OA वेक्टर हमने क्या लेट कर रखा है, A वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और P का पोजीशन वेक्टर आपने क्या लेट किया, R वेक्टर। क्लियर। अब इसमें अगर हम लोग AP वेक्टर हम लोगों को नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AP वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर, समझ में आया। अब एक वैल्यू रखते हैं, OA वेक्टर तो मुझे मालूम है, लेकिन AP वेक्टर मुझे नहीं पता,
और ओपी वेक्टर मुझे मालूम है क्या है आर, तो यहां से मुझे मिल गया एपी वेक्टर क्या है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर। चलिए अब देखिए एपी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। और एपी वेक्टर है क्या आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। सबसे सिंपल डेरिवेशन इसी का था। अब देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एन वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एन वेक्टर इक्वल टू 0। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। क्लियर। तो ये आपका आ गया क्या वेक्टर फॉर्म आ गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म बन गया। अब इसी को जरा हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लेके चलते हैं। देखिए कार्टेशियन फॉर्म, देखिए एन क्या है यहां पर समझ लेते हैं। एन क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके जो डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे वो ए बी और सी होंगे। ठीक, इसलिए एन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा ए आई बी जे और सी के को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अच्छा ठीक। और आर वेक्टर क्या है, कोई पॉइंट लिए गए आर्बिट्री पॉइंट है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जनरल पॉइंट आपने लिए तो वो जनरल पॉइंट हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं एक्स वाई जेड लेते हैं। तो आर वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और ये जेड के कैप। चलिए 2 हो गए। और ए क्या है, देखिए ए है अपना x1 y1 z1 जहां से प्लेन पास हो रहा है, तो ए वेक्टर हमारा क्या आएगा x1 i कैप y1 j कैप और ये z1 k कैप आ गया। यहां तक आया समझ में। अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे n वेक्टर डॉट r वेक्टर। तो देखिए n क्या है और इसके पहले इसी को कर लेते हैं। तो n हम लोग इसकी जगह अगर इसमें रखें तो हमारा जल्दी से आंसर आने की उम्मीद है। देखिए r माइनस ए, आर वेक्टर क्या है x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है x1 i कैप y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। बात आ रही समझ में। इक्वल टू और डॉट क्या है एन कैप, सॉरी ये आपका थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा, समझ लेंगे आप लोग तो। और ये डॉट एन कैप। अब देखिए डॉट एन कैप क्या है, एन कैप में आपका है a1i प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए ये दोनों में आई वाले और जे और के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करेंगे तो बनेगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। ये चीज समझ में आई। क्या किया हमने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर x ये i वाले कंपोनेंट एक जगह, j एक जगह और k एक जगह किया, डॉट a1 ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। ये चीज समझ में आई। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये आपका था कार्टेशियन फॉर्म। अब समझ लीजिएगा कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, ए बी सी क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है किसके प्लेन के, क्योंकि प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ ए बी सी हो गया। और x1 y1 z1 क्या है, जहां से प्लेन आपका पास हो रहा है। बात आई समझ में। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी एक। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग एक एग्जांपल इसका लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि लिखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज गिवन। पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर आपको मालूम है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये आपको गिवन है। और दूसरा क्या है परपेंडिकुलर टू वेक्टर, जिस पर परपेंडिकुलर है प्लेन वो वेक्टर भी आपको पता है। उसके लिए हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं एन वेक्टर। तो ये आपको मालूम है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक।
अब देखिए फार्मूला हमको मालूम है क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इस कंडीशन के लिए। तो आर चूंकि वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो आर वेक्टर डॉट एन, एन की जगह हम लोग क्या लिखना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, एक तो ये हो गया, इक्वल टू अब ए वेक्टर क्या है अपने पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और डॉट एन वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। यहां तक आया समझ में सिंपल तरीके से। तो ये तो इसी फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, 2i माइनस जे प्लस 2k, और इधर क्या हो जाएगा, ये इधर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, 4 2 जा 8। तो ये बना आपका आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k कैप, और ये कितना हो जाएगा 7 है ना, तो इक्वल टू -7। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया क्या, वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, क्या फार्मूला था कि a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c और z माइनस z1 इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू बता रहा हूं। वैसे आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे r की वैल्यू रखें, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट कराएं और फिर निकालें। हम लोग यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख के निकालते। देखिए a का मतलब क्या है, a है यहाँ पर क्या है 2 3 4, यानी x1 y1 और z1 2 3 माइनस 4, x1 y1 z1, और a क्या है, abc क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। abc क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किसके, इस परपेंडिकुलर के। तो देखिए a की जगह यहाँ a है आपका 2, b की वैल्यू यहाँ -1 और c की वैल्यू है 2, और x1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, y1 आपको दिया गया है 3 और z1 आपको दिया गया है -4। वैल्यू रख देते हैं, तो 2x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या रखेंगे 2 प्लस b क्या है -1, y माइनस y1 क्या है 3 प्लस c क्या है 2 और z माइनस z1 यानी +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 3 और ये आ गया 2z प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व करवाए 2x माइनस y प्लस 2z और -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1 और ये प्लस 8 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया कार्टेशियन फॉर्म में, ये आपका आएगा आंसर। बात आई समझ में? तो ऐसे आपका एग्जाम्पल हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। सो हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की, और थर्ड नंबर पॉइंट में क्या था कि एक मुझे इक्वेशन निकालनी जिसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए। नॉन कोलिनियर मीन्स तीनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, पॉइंट प्लेन पर कंटिन्यू होने, वरना उसमें बहुत इनफाइनाइट पॉइंट वहां से प्लेन पास हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए नॉन कोलिनियर लिया गया। तो बड़ी सिंपल डेरिवेशन है कि लेट कर लेते हम लोग कि दैट इज वन प्लेन, one point is A and another point is B and one point is C, ठीक है ना। इसे आपके तीन ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और एक कोई आपका जनरल पॉइंट होगा उसको हमने नाम दिया क्या P, बात आ रही समझ में। और इसके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो हम लोगों ने दिखाया है यहाँ से, ये O मान लेते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में, बात आ रही समझ में, ये इसके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये बन गया आपका फिगर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा फिगर। ए बी सी आपके तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, पी कोई आपका एक जनरल पॉइंट है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी के लिए बी हमने लेट किया, सी के लिए सी है और ओपी के लिए आर है। अब देखो थोड़ा समझना है, थोड़ा समझ लीजिए आ जाएगा।
देखिए ए बी और बी सी, ये एक चीज तो समझिए सभी एक ही प्लेन पर है ना, ठीक। ए बी प्लस बी सी, नॉट ए प्लस, सॉरी, ए बी एंड बी सी आर ऑन लाई ऑन द सेम प्लेन, ओके। सो ए बी क्रॉस बी सी क्या होगा? अगर दो प्लेन है, दो वेक्टर हैं, एक ही प्लेन पर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? दैट इज ए परपेंडिकुलर। इट मींस जो भी इनका होगा, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये किसको इंडिकेट करेगा? ये ए वेक्टर, ध्यान देना, ऐसे लिख दिया तो समझ में आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर को इंडिकेट करेगा। समझ में आ रहा? ये मान लें हम लोग अगर एन वेक्टर है तो एन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एन वेक्टर आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर को। बात आ रही समझ में? और ये जो एन वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किस पर? प्लेन पर। तो समझते हैं क्या है। तो और आगे कंडीशन अगर हम लोग बनाएं तो ये जो एन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? अगर मैं बात करूं ए पी वेक्टर पे, तो ये ए पी वेक्टर पे क्या है? परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ए 0। मिल गया ना अपना? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? यानी जो ये परपेंडिकुलर और ए पी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ए बी सी आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी और बी सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा जो उस प्लेन के ऊपर होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिमिलरली बी सी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ऐसे ही हम लोग अगर बोले ए पी वेक्टर क्या होगा, तो ये होगा आपका आर वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहां तक आया समझ में? अब इस कंडीशन में आता है, इसको हम लोग चलो बना रहे नहीं। एन वेक्टर का मतलब क्या है यहां पर? एन वेक्टर का मतलब है ए बी क्रॉस बी सी डॉट ए पी। ए पी क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक। यदि ये जनरल वाले को हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो अप्लाई होती है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम लोग नहीं लिख सकते थे। अब देखिए ए बी वेक्टर का मतलब क्या है यहां पर? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, समझ लेना। और ये क्रॉस है क्या? बी सी। बी सी क्या है आपका? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म। बात आ गई समझ में? ये क्या है? दिस इज ए वेक्टर फॉर्म। अगर कोई भी प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है तो उसका वेक्टर फॉर्म होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में भी ए बी सी हमने लिए तो पॉइंट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मैंने लेट कर लिया x1, y1 एंड z1 होंगे। बी जो कोऑर्डिनेट है, बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2, y2 एंड z2 होगा। ऐसे आपके सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x3, y3 एंड z3 होगा। और इसी तरह से P एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट हम लोग लिखते हैं x, y, z। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर बात की जाए कि ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर मीन्स बी माइनस ए। तो देखिए क्या आएगा? ए बी वेक्टर पहले हम लोग निकाल लें, तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा? बी माइनस ए। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, समझ जाएंगे ना? ए बी वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? हमने दिखाया आपको बी माइनस ए से। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे इसके? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहां तक आया समझ में? ए बी हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? बी सी वेक्टर निकालेंगे। देखिए बी सी क्या है? सी माइनस बी, सी माइनस बी यानी कि x3 माइनस x2 आई कैप प्लस y3 माइनस y2 जे कैप प्लस z3 माइनस z2 के कैप। ये चीज समझ में आ गई? बी सी भी आ गया आपका। और क्या जरूरत थी आपकी? ए बी हो गया, बी सी हो गया।
आर माइनस ए, यानी ये क्या था हमारा एपी वेक्टर था, एपी वेक्टर है ना। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ एपी वेक्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा, और इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब समझ में आ जाएगा। या इसको आगे और बढ़ा दें तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, एपी डॉट ए बी क्रॉस बी सी भी लिख सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ही लिख लेना, मैंने इधर पहले लिख लिया था। तो अब देखिए बी सी आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, ए पी और चाहिए, ए पी वेक्टर। ए पी वेक्टर का मतलब पी पोजीशन वेक्टर क्या था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 थे, और ए आपका पी आपका था x y z, और ए था आपका x1 y1 z1, यानी x माइनस x1 आई कैप एंड y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप, ये आ गए। तो ये आपके आगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए ध्यान देना, ए बी बी सी और ए पी ये तीनों वेक्टर एक प्लेन पर है, यानी कि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर है। तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर है। सिंस ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए पी वेक्टर आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर वेक्टर है। ये कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर है। अगर कोई कोप्लेनर वेक्टर अगर होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए पी वेक्टर, ये इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, और ये लिखा जाता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर हम लोग लिखते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आता है, और फिर ये आता है लास्ट में x3 माइनस x2 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस, ये 2 है y2, और z3 माइनस z2 इक्वल टू 0। तो ये आपका होता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आपको 3 पॉइंट अगर दिए जाएं तो इस कंडीशन को अप्लाई करोगे तो आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन प्लेन की मिलेगी, और ये आपका था वेक्टर फॉर्म। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4 पे। तो हम लोग बात करते हैं आप 4th नंबर पॉइंट पे, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, अब देखिए 11th क्लास में हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, आपको याद भी होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। वो क्या था, 2D में था, और यहाँ पर क्या है, 3D में है। तो यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ठीक, प्रोसेस वही है, और यहाँ भी उसी तरह हम लोग 11th क्लास की तरह करेंगे। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन की हम लोग इक्वेशन लेट कर लेते हैं, क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बात आई समझ में। अब देखते हैं जरा फिगर में क्या है, जेड वाई एंड एक्स, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। इंटरसेप्ट कैसे करेगा, तो देखिए मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ कोई ए है, इस पर कोई पॉइंट बी है, तो इस तरह से प्लेन आपका इंटरसेप्ट कर रहा है, जो तीनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, बी पे और ये सी पे। उल्टा लिख दिया, चलिए एक्स को मानते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो होगा वो हमने लेट किया a, 0, 0। ऑन वाई एक्सिस पॉइंट क्या होगा, 0, b, 0, और ये क्या होगा 0, 0, c। ठीक, याद आ समझ में। अब देखिए अगर मैंने इक्वेशन लेट की है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये इस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। सो पॉइंट ए लाई ऑन फर्स्ट
है ना, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो देयरफॉर क्या बनेगा a इंटू ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी जेड है ए बी या 0 और प्लस डी इक्वल टू 0। बात आई समझ में? ठीक, अब यहाँ से मैं देखो वैल्यू किसकी निकल रही है, अगर ध्यान से देखें तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो a की वैल्यू आई, यहाँ बचा क्या a इक्वल टू माइनस डी, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आया माइनस डी अपॉन ए, याद रहेगा a की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन ए। सिमिलरली b and c also be lie on फर्स्ट प्लेन। ठीक, तो इसकी भी कंडीशन क्या बन जाएगी, इसके लिए भी आ जाएगा क्या, जब आप b को सेटिस्फाई कराओगे तो ये 0 हो जाएगा और ये z वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, केवल y वाला बचेगा। तो इसमें क्या आएगा माइनस डी अपॉन बी एंड c की वैल्यू क्या आएगी माइनस डी अपॉन सी। यहाँ तक आया समझ में? तो ये आपके हो गए सेकंड था, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ से जो आपकी ए बी सी की वैल्यू निकली है उसको हम फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट। बात समझ लेना, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। वैल्यू रखिएगा, ए की वैल्यू क्या है माइनस डी अपॉन ए एक्स प्लस बी की जगह ये रखेंगे माइनस डी अपॉन बी वाई प्लस और ये माइनस डी अपॉन सी जेड इक्वल टू 0, सॉरी डी है प्लस डी इक्वल टू 0। ये बात आई समझ में? ठीक, अब देखिए डी सब में है ना, डी कॉमन लेके आप हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन ए और ये आएगा माइनस वाई अपॉन बी और माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू क्या आया, इक्वल टू में इसको 1 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1। डी सब में से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या बन के आया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। और इसी मेथड से हम लोगों ने 11th क्लास में 2D भी सॉल्व किया था, याद होगा आप लोगों को। तो ऐसे आपका एक और डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। सो कम टू नेक्स्ट डेरिवेशन, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, और मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो ऑलरेडी 2 प्लेन जहां से पास हो रहे हैं वहां से वो प्लेन पास हो रहा हो, यानी थर्ड प्लेन जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो 2 प्लेन के बीच से पास हो रहा हो जहां से ऑलरेडी 2 प्लेन पास हो रहे हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे ये बुक है और ये एक प्लेन है और एक प्लेन आपका ये की है, एक ही है। तो अगर हम कहें कि एक तीसरा प्लेन, मान लो ये प्लेन है, अगर ये पास हो रहा है तो ये देखो प्लेन वहां से पास होगा जहां से ये दोनों प्लेन पास हो रहे हैं, यानी कि जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों के क्या होगा, कॉमन होगा। तो हमने लेट किया एक आपका प्लेन है ये π1 और एक प्लेन है आपका π2, जो तीसरा प्लेन है वो π3 है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो गए। ठीक, लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ π1 प्लेन है ना, π1 प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ π1 प्लेन आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1। n1 क्यों लेना पड़ा, क्योंकि 2 अलग अलग प्लेन है। एंड π2 प्लेन के लिए प्लेन आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। बात आई समझ में? और एक पॉइंट हम लोग और लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है r, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। पॉइंट P आर लाई ऑन प्लेन π1 एंड π2, जो π1 और π2 पर लाई करेगा। इट मीन्स देयरफॉर P पॉइंट
मस्ट बी लाई ऑन π1 एंड π2, जो π1 और π2 पर लाई करेगा, यानी कि ये सेटिस्फाई पॉइंट, एक ही पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं, तो जो इक्वेशन है हमारी वो बन के आई आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1 है, और इसको मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस d1 इक्वल टू 0। और इसी तरह से आपका दूसरे वेक्टर का इक्वेशन था आर वेक्टर n2 वेक्टर इक्वल टू d2 था, और इसको हम लिख सकते हैं आर और n2 वेक्टर माइनस d2 इक्वल टू 0 सेकंड। अब देखिए समझ लीजिएगा, क्योंकि जो पॉइंट आर है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक मुझे रियल नंबर की जरूरत पड़ेगी किसी भी, उसको हम लेट करके हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर n2 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर लेमडा इक्वल टू 0। बात आई समझ में। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आर वेक्टर ये n1 है, आर वेक्टर n1 वेक्टर d1 प्लस लेमडा का यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 वेक्टर लेमडा माइनस d2 लेमडा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल टू, दोनों को राइट साइड में ले जाएंगे, d1 प्लस लेमडा d2। बात आई समझ में। तो ये थी आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन आई, इक्वेशन फॉर π3 वेक्टर के लिए, π3 वेक्टर की इक्वेशन ये भाई बनी, क्योंकि जो P पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब उसी पॉइंट से ये तीसरा प्लेन भी जा रहा है, तो तीसरे प्लेन को भी वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब बात आती है कार्टेशियन फॉर्म की। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करें आर वेक्टर की, तो आर वेक्टर क्या होगा, चलिए इस साइड लिखते हैं, आर वेक्टर क्या होगा, ये तो एक जनरल पॉइंट होता है आर वेक्टर, इसलिए इसके पॉइंट हो जाएंगे एक्स आई वाई जे एंड जेड के कैप। ठीक, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी n1 वेक्टर की, n1 वेक्टर ये आपके फर्स्ट प्लेन के लिए, तो ये क्या आएगा, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 ए कैप। सिमिलरली n2 वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। यहाँ तक आया समझ में। अब इन सब की मैं वैल्यू इधर रखता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा, और वैल्यू इसकी जगह आप अगर इस वाली में रखें, इस इक्वेशन का नाम दे दें, अगर a में रखें या इसका नाम दे दें चलिए थर्ड, अगर थर्ड इक्वेशन में हम लोग रखें तो ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड में, देखिए r डॉट n कैप n1 कैप, देखिए r ये और n1 ये, अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, तो मुझे मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, और क्या आएंगे माइनस d। ये बात आई समझ में। प्लस अब r का n2 के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z, और माइनस क्या है इसमें d2, और ये क्या है लेमडा, और यहाँ क्या है इक्वल टू 0। ये बात आई समझ में। और इसको और अगर आप क्लियर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या था हमारा π1 था, और ये क्या था लेमडा π2 था इक्वल टू 0, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो आपकी होगी किसकी, थर्ड प्लेन की। तो समझ में आ गया अच्छे से। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6 पे। तो अब लोग बात करते हैं 6 पॉइंट की। अब 6 पॉइंट पर है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखिए इस डेरिवेशन में मेन आपका फिगर है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अगर फिगर समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया इसमें। और मैं समझ सकता हूँ ये 3D है, थोड़ा सा समझने में टफ होता है, फिर भी कोशिश करिए।
देखिए यहाँ दो प्लेन मैंने लिए, एक प्लेन आपका पाई 1 है और एक आपका पाई 2 है। जो आपको वर्टिकल दिख रहा है वो पाई 1 है और जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो पाई 2 है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने लेट किया है थीटा। बात समझ लीजिए, दो प्लेन अगर कितनी तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट तो नहीं कहेंगे, कंडीशन क्या हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकते हैं या परपेंडिकुलर हो सकते हैं या एक्यूट एंगल हो सकते हैं या ऑब्ट्यूस हो सकते हैं। हमने जो लिया वो थीटा यानी एक्यूट एंगल को लिया, तो ये एंगल अगर थीटा, जबकि देखिए n1 जो है ना, आप देख रहे हैं n1 वेक्टर ये नॉर्मल है आपका किसके ऊपर, इस पहले वाले नहीं पाई 1 के ऊपर नॉर्मल है। इसका मतलब हुआ कि ये एंगल क्या होगा 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये आपका बन जाएगा 90 माइनस थीटा। बात आई समझ में। और जो n2 वेक्टर है यानी n2 यानी सेकंड प्लेन पर जो नॉर्मल है वो ये 90 को बनाएगा और इस साइड भी वो 90 बनाएगा, ये 90 भी बनेगा उसका। जबकि ये जो पार्ट था वो 90 माइनस थीटा था, तो ये दोनों नॉर्मल के बीच का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो मेन है। ये जो एंगल आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 90 प्लस थीटा, दैट इज ए थीटा। बात आई समझ में। यानी कि ये एंगल क्या है, थीटा है। अब देखो चलते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग कि लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ पाई 1 प्लेन यानी कि फर्स्ट प्लेन है, ठीक है ना। आप प्लेन 1v2 भी दे सकते हो। आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड इक्वेशन ऑफ पाई 2 प्लेन। पाई 2 प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, वो आपकी आ रही आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। बात आई समझ में। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपकी है r डॉट n1 इक्वल टू d1 और दूसरे प्लेन के लिए ये r1 नहीं, ये n1 है, और दूसरे प्लेन के लिए है आपका n2 वेक्टर इक्वल टू d2। ठीक है, ये दो आपको इक्वेशन दी गई, यानी n1 और n2 दो आपके नॉर्मल है। अच्छा, अब देखिए दो नॉर्मल है तो इनके बीच का ये एक्चुअली क्या है, ये वेक्टर ही है, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है। तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था क्या कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ ए और बी क्या रिप्रेजेंट है, यहाँ पर n1 और n2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि cos थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। और चूंकि हमने इसको एक्यूट एंगल लिए हैं इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2। बात आई समझ में। तो ये इस तरीके से। अब देखिए दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो फर्स्ट प्लेन की जो इक्वेशन है वो हमने लेट की पाई 1 के लिए, वो हमने लेट कर ली a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। और दूसरे प्लेन के लिए इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, जहाँ a b c क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके बीच का जो एंगल आएगा वो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। बात आई समझ में। अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है आपको प्लेन की इक्वेशन तो हम उसको इस तरह से cos थीटा इनके एंगल निकाल सकते हैं। और नहीं है, अब कंडीशन बनती है इफ बोथ प्लेन आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। कब, when पाई 1 परपेंडिकुलर टू पाई 2। बात आई समझ में। अब देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, ये अब तो वेक्टर फॉर्म की कंडीशन में हो गया। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज ए 0। बात आ रही समझ में? अब तीसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ये पैरेलल हो तो क्या बनेगा, इफ बोथ आर पैरेलल, यानी कि अगर कंडीशन ये कि पाई 1 पैरेलल टू पाई 2, तब वेक्टर फॉर्म क्या बनाएगा, तो n1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा n2 वेक्टर आएगा। तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, दोनों प्लेन कैसे पैरेलल हैं। और अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात होगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कुछ कंडीशंस थी, उनको भी हमें याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो ऐसे आपका 6 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। कम टू 7th नंबर पॉइंट। सो चलते हैं 7th पॉइंट में, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। देखिए अगर ये अपना एक कोई प्लेन है और कोई P पॉइंट है आपका जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A, तो P से M, और M क्या है, लाई ऑन द प्लेन। M कहाँ लाई कर रहा है, M पे, और जो PM क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस होती है जो परपेंडिकुलर होती है। और ये कोई N वेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन में, और ये प्लेन का नॉर्मल है। हमने लेट किया हुआ है कि लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज R वेक्टर, लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वो है आपकी R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू D, सी फर्स्ट, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कौन सी, PM। जो आपकी PM लाइन है उसकी इक्वेशन हमने लेट किया R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा N वेक्टर। बात आई समझ में? लेमडा N वेक्टर क्या, क्योंकि ये N आपका नॉर्मल गिवन है तो इसके ये पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा N वेक्टर आएगा। अब देखिए जो R पॉइंट है जनरल पॉइंट होता है जो इस लाइन पर लाई करता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेमडा के ऊपर। तो जो ये R पॉइंट है वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। सिंस R वेक्टर इज लाई ऑन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों पर लाई कर रहा है, देयरफॉर इसका मतलब R वेक्टर की वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो मुझे क्या मिलेगा, A वेक्टर डॉट लेमडा N वेक्टर एंड डॉट N वेक्टर इक्वल टू D। ये बात आई समझ में? ठीक, क्योंकि R जो पॉइंट है, ये R जो वेक्टर है वो लाई कहाँ कर रहा है, प्लेन पर, और वही आपका लाई कर रहा है कहाँ पे, लाइन पे भी, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, A वेक्टर डॉट N वेक्टर प्लस लेमडा, और ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू D। बात आ रही समझ में? अब लेमडा N वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू D माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर, और लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, D माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N का स्क्वायर। ये बात आई समझ में? ठीक। अब अगर मैं इस, हमने क्या बताया था कि जो इक्वेशन है ये अपनी R इक्वल टू A प्लस लेमडा N, ये किस पे डिपेंड करता है, लेमडा पर डिपेंड करता है। लेमडा की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, पुटिंग द, ये 3rd नंबर है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन फर्स्ट, तो क्या आएगा, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा की जगह हम लोग रखने वाले हैं D माइनस A वेक्टर N कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N का स्क्वायर, और ये आपका बन गया क्या, इनटू N वेक्टर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, ये R वेक्टर आ गया। अब बात करना, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ PM। PM की मेजरमेंट क्या होगी, तो PM इक्वल टू क्या होगा, PM वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझना। और PM वेक्टर क्या होगा, इसके पहले हम लोग बात करें PM वेक्टर की, है ना, इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं PM वेक्टर क्या होगा।
देखिए पीएम वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये क्या बन जाएगा, पीएम वेक्टर इक्वल टू, अच्छा पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, और पोजीशन वेक्टर एम क्या है, एम किसको लाई कर रहा है, आर को, बात समझना जरा, ये किसको लाई कर रहा है, आर, आर को कंटेन कर रहा है। ये जो आपका ना दैट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ एम है। तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस डी माइनस ए वेक्टर एन कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर एंड एन वेक्टर, और माइनस पी, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए। ठीक, यहां तक समझ में आया, ये चीज क्लियर है ना। आर वेक्टर इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये हमने कोई भी पॉइंट यहां लिया, जनरल पॉइंट है कौन, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। अभी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ध्यान रखना है इसको। यहां क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीएम वेक्टर क्या आ गया, डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर एंड एन वेक्टर। मुझे निकालना क्या था, पीएम, तो पीएम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का, पीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए अगर ये मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो दोनों तरफ भी आएगा, डी माइनस ए वेक्टर एन कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर, और ये क्या था आपका, और इसका मैग्नीट्यूड। जब ये अलग अलग हम लोग कर देंगे इसको, तो डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आपका मेजरमेंट लेंथ कितनी आ गई, डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये आ गया। क्योंकि डिस्टेंस है तो ये, या आप जैसे चाहे आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बात क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो था आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लेके चलें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि आपको इक्वेशन दी जाएगी, चलो इसी में देख लेते हैं थोड़ा। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो क्या बन के आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन मालूम होगी क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपको प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी, और आपको पॉइंट दिए जाएंगे होंगे आपके x1 y1 z1। अब जब हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे आके, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, तो a डॉट n, बात समझ लेना, a डॉट n, a किसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 y1 को, तो यहाँ आ जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 और प्लस d अपॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ n, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में ये बन के आएगी। और d आपका हमेशा देखिए, अगर इस फॉर्मेट में d आएगा, राइट साइड में आप ले जाओगे माइनस d हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में लेके आइए, ये आपका आंसर आएगा। ऐसे हुआ आपका। तो अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 पर। तो अब लास्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। देखिए ये अपना एक प्लेन है और एल एक लाइन है। फिगर में देखो, ध्यान से समझो, ये एक आपकी लाइन और P क्या है, पर एक नॉर्मल है प्लेन के ऊपर, और हमको ये निकालना क्या है कि ये थीटा क्या होगा, लाइन और इस प्लेन के बीच के एंगल को पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, तो अब प्लेन की इक्वेशन अपनी क्या, r डॉट n इक्वल टू डी और r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। तो दो यहां पर अगर हम इस एंगल की बात करें, ध्यान से देखो, ये एंगल अगर बात करें तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा किसके बीच में, नॉर्मल और लाइन के बीच में, और लाइन किसके पैरेलल है, एक बी वेक्टर है उसके पैरेलल है, जिसकी डायरेक्शन बी के अकॉर्डिंग टू है, यानी इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो बी के पैरेलल, यानी कि बी के डायरेक्शन में एक बी वेक्टर। अगर मैं इसको पीछे से बढ़ा दूं
तो आप कह सकते हैं ये एंगल भी क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम फॉर्मूला लगाएं cos 90 माइनस थीटा तो इक्वल टू क्या होता है n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ b। सिंपल, समझ में आ गया। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो ये आ गया n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन n कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्योंकि ये एक्यूट है इसलिए हमने इसको मॉड में कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई आपकी। अच्छा, अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले चलें तो क्या बनता है, देखिए n वेक्टर क्या है, n वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है a आई कैप प्लस b j कैप को और ये c k कैप को, और जो b वेक्टर है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है l आई कैप m j कैप एंड n k कैप को। याद आ गया समझ में। अब अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो क्या निकल के आएगा, a l a m b एंड n c अपॉन अंडर रूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू अंडर रूड l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से। तो ऐसे आपका एंगल निकल आया। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है तो ये देखिए अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए कोई बात छोड़ो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डेरिवेशन का ये जो वीडियो था समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज, यानी कि अब इसकी जो एक्सरसाइज है 11.3 में। ओके, थैंक यू।